नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में पहले कोरोना के चलते पंचायत चुनाव टलते रहे और अब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है तो इसमें कई कानून के पेच फंस रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में दखल देना पड़ा। अब उम्मीदवार असमंजस में हैं कि चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को निर्देश ही कुछ ऐसे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए कहा है कि चुनाव संविधान के हिसाब से ही है, ओबीसी आरक्षण पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अब ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग भी पसोपेश में है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अटेंशन में, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सभी को असमंजस में डाल दिया है। एमपी में पंचायत चुनाव में रोटेशन सहित अन्य प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है और चुनाव पर स्टे देते हुए कोर्ट ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में आंख से ना खेले। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से ही हो तो ही कराए जाए। मध्य प्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया। ये संविधान की धारा 243C और D का साफ उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को साफ निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाए। वही निर्देश को ना मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग असमंजस में इसलिए आ गया है क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर 2014 के आरक्षण के हिसाब से जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के नामांकन भरवाए जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रक्रिया और चुनाव इसके संपन्न होने के बाद होगी, इसलिए अब मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। सब कुछ नए सिरे से होगा। वही कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप जो ग्राम पंचायतों और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव कर रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि संविधान के अनुसार हो। अगर चुनाव संविधान के अनुसार हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें, और चुनाव अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको रद्द करें, और ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इस बात का प्रतीक है, ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी कार्यालय में बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विशुदत्त शर्मा ने कहा कि ग्रामीण निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संचालन समिति बनाई है। संचालन समिति की पहली बैठक है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ग्रामीण निकाय के चुनाव सिंबॉलिक आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय को लेकर एक ग्रामीण निकाय चुनाव की जो संचालन समिति बनी है उस टोली की अभी बैठक संपन्न हुई है, और उस बैठक में खास तौर पर ये जो चुनाव हैं ग्रामीण निकाय के, इन चुनावों में सिंबॉलिक आधार पर तो होते नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है। क्या प्रदेश में चुनाव होंगे, आगे बढ़ेंगे, या कोई नया मोड़ आना बाकी है? इन पर फिलहाल सभी की नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो पंचायत चुनाव की इसी पंचायत को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और अनादि टीवी के हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। सबसे पहले खिलावन जी आप ही के पास कि अगर संविधान के हिसाब से है तो आप चुनाव कराइए, और संविधान के हिसाब से नहीं है तो चुनाव नहीं कराइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर संविधान के हिसाब से नहीं थे
तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करके गलती कर दी, और अगर संविधान के हिसाब से है तो फिर अब चुनौती क्या? देखिए मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो याचिका दायर करके जिस जिस तरह की चुनौती दी गई है उसमें आम आदमी को समझने की बात है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जा रहा है नए सिरे से, लेकिन आपने जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच के, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इनका आरक्षण 2014 को आधार बनाकर रखा गया है, जबकि इन सब के लिए आरक्षण 2019 में कर दिया गया था। जब कमलनाथ की सरकार थी तब पंचायत चुनाव की जब गुहार आई थी तब ये आरक्षण कर दिया गया था। तो आखिर ये सब विसंगतियां हैं। मुझे लगता है अभी जिस तरह से 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात है, उस पर भी बहुत स्पष्ट राय न तो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। हाँ, इतना कहा है कि यदि कानूनन सही है चुनाव तो उसको संपन्न कराया जाए, अन्यथा निरस्त कर दिया जाए। और सीधे सीधे उनने, सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस याचिका को वापस पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया है उच्च न्यायालय के पास। और कल मेरिंदा से जो याचिका करता है सैयद जाफर और जया ठाकुर, ये दोनों कल एक डीपी धाकड़ भी है, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव पे स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं आदेश की। नहीं, वो अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई इस तरह का स्थगन नहीं आया है और पुनः सुनवाई के लिए कहा गया है और याचिकाकर्ता फिर से पहुंच गए हैं। हालांकि मुझे लगता है लोगों ने याचिका जब लगाई थी फिर पुनः सुनवाई के लिए, तब निवेदन किया था कि इसकी हियरिंग फास्ट हियरिंग हो, लेकिन जो अवकाश चल रही है, शीतकालीन अवकाश सुप्रीम हाई कोर्ट में, इसलिए मुझे लगता है 3 तारीख को वो अवकाश समाप्त हो रही, तो 3 तारीख को सुनवाई हो सकती। लेकिन एक तरफ हम देखें को राज्य निर्वाचन आयोग जो है लगातार पंचायत चुनाव के लिए कमर कस रही है। आपने देखा होगा कि 20 तारीख को अभी लास्ट डेट है, जो प्रथम और द्वितीय चरण के लिए मतदान होना है, उसके प्रत्याशियों को 20 तारीख तक 20 दिसंबर को लास्ट डेट दिया गया है नामांकन के लिए, और 30,000 से ज्यादा नामांकन आ भी चुके हैं। एक तरफ 14 तारीख को, अभी 14 दिसंबर को रखा गया था जिला पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण, अब उसको कल 18 तारीख को वो आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी करने की बात कही जा रही। तो मुझे लगता है कई विसंगतियां हैं, कई तरह की बातें हैं जो निश्चित तौर पे न्यायालय इसको संज्ञान में लेगी, और जो पंचायती राज अधिनियम या जो में संशोधन करके 2021 में जो अध्यादेश सरकार ने लाई है, जिसके आधार पर आरक्षण की रोटेशन पद्धति प्रणाली को बदली गई है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी गंभीर होगी। और अभी जो कुहासा छाए हुए हैं, कोहरे बादल छाए हुए हैं जो पूरे चुनाव पर, वो छटा नहीं है। मुझे लगता है स्पष्ट आदेश के अभाव में सब असमंजस में है। आप भी असमंजस में है, हम भी असमंजस में है, राजनीतिक दल भी असमंजस में है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी असमंजस में है। और मुझे लगता है जब तक इस हाई कोर्ट स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं करेगी, तब तक जो है सब असमंजस की स्थिति पैदा रहेगी। तो ब्रजेश जी, एक असमंजस और बढ़ गया राजनीतिक दलों का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदिवासी दलितों के अलावा ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था। अब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है उन पर सामान्य प्रक्रिया में चुनाव कराए जाएं। तो राजनीतिक दलों के सामने तो फेस सेविंग का भी संकट हो गया कि भले वो सिंबल के आधार पर चुनाव ना हो रहे हों, लेकिन उनके जो लोग जनता के बीच जाएंगे या राजनीतिक दल, क्योंकि आज हमने देखा बीजेपी ने तमाम सारी बड़ी बैठक की इसको लेकर, तब वो क्या जनता के बीच मैसेज देंगे, क्या वो कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि राजनीतिक दल जाते हैं, उसके नेताओं के बयान भी आप बदलते हुए देखेंगे, तो उनके पास एक गली है इस मामले में भी बचने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमने तो लागू कर दिया था और हम तो चाहते थे कि 27% आरक्षण के तहत हम वो आपको चुनाव मैदान में ले आए। लेकिन चूंकि कोर्ट कौन गया, वो तो तर्क देंगे कि कोर्ट में गए विवेक तनखा, कांग्रेस से सांसद थे, राज्यसभा सदस्य हैं, सैयद जाफर गए हैं, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं, जया ठाकुर हैं, डीपी धाकड़ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से हाँ, तो निश्चित तौर पर देखिए भाजपा के लिए इसमें नुकसान मुझे इसलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कह सकती है कि कौन ने रोक लगाई, हमने तो कर दिया था, कोर्ट कौन गए, हम तो गए नहीं। कांग्रेस में भी जिस तरह से असमंजस था पहले कि हम कोर्ट जाएं कि नहीं जाएं,
कांग्रेस लगातार कुछ मंचों पे कहती रही कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, यदि कोई दूसरे लोग कोर्ट जाएंगे तो हम उनको सहयोग करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि इस पूरे मामले में आखिर में कहें एक तरह से तो कांग्रेस फ्रंट पे ही आ गई खेली है। यदि उसके अपने पदाधिकारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का ही स्टैंड कहा जाएगा। तो भाजपा के लिए इसमें खोने को या बताने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है उसके पास। वो कह सकती है कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, वो चाहती है कि हम आपको लाभ ना दें जी। तो मुझे लगता है यहाँ तो तस्वीर साफ है। हाँ, कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि वो कैसे कहे कि वो भी उसकी पैरवी कर रही थी पहले, क्योंकि हमने देखा जिस दिन घोषणा हुई पहले दिन सैयद जाफर का बयान आता है, वो कहते हैं कि इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद पीसी शर्मा कहते हैं कि नहीं हम तो चुनाव कराने के पक्ष में, कमलनाथ भी कहते हैं चुनाव कराने के पक्ष में। इसको लेकर हमने अनादि टीवी के दर्शकों को बताया भी था। फिर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट। निश्चित तौर पर आप पर्दे के पीछे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पर्दे में के फ्रंट में आ गए, आप फ्रंट में लड़े हैं, आपके पदाधिकारी थे, आपके राज्यसभा सदस्य थे। हम एक तरफ कह सकते हैं कि भाई वो वकील भी हैं, इस नाते लड़े हुए हैं। लेकिन जो आपके याचिका करता है, जब वो भी शामिल हैं उसमें, सारी याचिकाएं एक ले ली हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा भाजपा की तुलना में। और रही बात अब जो चुनाव को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, तो एक चीज़ तो साफ हो जाएगी कि वो राज्य निर्वाचन आयोग, यदि जो संविधान की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो संविधान क्या है? संविधान ये है कि आप 27% से आरक्षण से नहीं करा सकते हो चुनाव, संविधान के दायरे में करा सकते हो। तो कानून तो पुराना आरक्षण आपको लागू करना पड़ेगा, तो पुराने आरक्षण के अनुसार आप करा सकते हो। उसमें असंवैधानिक यदि कोई सब चीज आ रही है तो वो सिर्फ इतनी आ रही है कि आप 27% आरक्षण पे बात नहीं कर सकते हो। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि सामान्य कर दीजिए उसे। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर विचार करेगी और जो कोर्ट ने निर्देश दिए उसकी अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान का हवाला दिया है। नहीं तो फिर स्टे की जो चेतावनी दी है, फटकार लगाई, वो फटकार लगाने के पीछे है कि आप अपनी मर्जी से आरक्षण नहीं दे सकते हो। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो आप कैसे उसको लागू कर सकते हो? तो इसका कारण थोड़ा रांग पाले में दिख रही है एक तो राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार। मुझे लगता है इसमें संशोधन कर दिया जाएगा तो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने लगेगी और चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, तो चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन खिलावन जी, एक टेक्निकल पॉइंट और भी है कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वो सीधे सीधे कह भी सकते थे कि आप ये करिए कि ये आरक्षण खत्म करिए, अन्यथा आपका चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा, या दो टूक निर्देश भी दे सकते थे। और दूसरी ओबीसी आरक्षण को लेकर जहाँ तक बात हो रही है, क्योंकि इस मामले में भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता, भले जातिगत जनगणना ना हुई हो, कि 52% के लगभग आबादी ओबीसी से आती है, एक बड़ा वोट बैंक है। और बीजेपी लगातार कहती रही कि पिछले 3 मुख्यमंत्री उनके वो ओबीसी हैं, चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, या 4 बार में शिवराज सिंह चौहान। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर पदोन्नति और तमाम सारी याचिकाएं चल रही थी, उसको भी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अनिश्चित काल तक टाल दिया है, क्योंकि किसी भी पक्ष का वकील पहुंचा नहीं था। तो ये आपको नहीं दिखा रहा कि एक तरफ आप 20% आदिवासियों को खुश करने के प्रयास में हैं, 12-15% दलितों को खुश करने के प्रयास में हैं, लेकिन 52% ओबीसी को आपने ताक पर रख दिया है। तो आप ना सुप्रीम कोर्ट में सही से पक्ष पर रख पा रहे हैं और हाई कोर्ट में भी आपकी मंशा दिख नहीं रही है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के सामने संकट, जो मैंने पहले फिर कहा था कि फेस सेविंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग मुद्दे और जो आम जनता में नाराजगी और जो उम्मीदवारी करने के लिए चिंतित थे, या जो उम्मीदवारी के लिए जिन्होंने सर्टिफिकेट बना लिए, नामांकन भर दिया, आपने बताया 30,000, अब वो क्या करें? मनोज जी, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वास्तव में कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है इसमें, हालांकि राजनीतिक दल के चेहरे लड़ते हैं, लेकिन जो लोग पिछले 1.5 साल से, जो दिसंबर 19 में या जनवरी 20 में जो चुनाव हो जाने थे, आज दिसंबर, मतलब 2 साल बाद, आप 2 साल बाद वही खड़े हैं और असमंजस की स्थिति निर्मित है। न तो निर्वाचन आयोग कुछ स्पष्ट कह पा रही है, राजनीतिक दल कुछ स्पष्ट कर पा रहे हैं, सरकार कोर्ट में ठीक से जवाब नहीं रख पा रही है, या असंतुष्ट लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, 2 साल से लड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो पंचायतें खाली पड़ी हैं, जो जिला पंचायत में जो जनता से चुने हुए बॉडी होते हैं वो खाली पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कुल मिला के सरकार को बहुत स्पष्ट अपना मंतव्य जाहिर करना चाहिए, और जो संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं सरकार तो कर ही चुकी, सरकार सरकार की मंशा के बाद चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी, 3 चरणों में सब कुछ होना है।
मुझे लगता है कि न तो कमलनाथ की सरकार इस पे बहुत ज्यादा गंभीर थी और न वर्तमान सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है कि जो संस्थाएं हैं उस पर चुनाव कराई जाए। आपने देखा होगा कि मंडी के चुनाव 5 साल हो गए हैं, कृषि उपज मंडियां 5 साल से बाहर सातक अधिकारियों के भरोसे चल रही है। यही हालत जिला पंचायतों के है, जनपद पंचायतों के है। 2 साल से नगर निगम की हालत भी 2.25 साल हो गई है। तो आप देख लिए संवैधानिक संस्थाओं में जब तक आपके जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, नौकरशाह जब तक हावी रहेंगे, तो विकास कार्यों को बहुत ज्यादा तेजी से गति नहीं दिया जा सकता। वैसे भी जो राजनीति का सिद्धांत है वो यही कहता है कि जी। आम आदमी की सहभागिता, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता विकास कार्यों में हो तभी विकास तेजी से होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि इसको अपने अपने दिशा निर्देश देने के लायक नहीं समझा होगा, इसलिए संभवतः उसने राज्य का मामला है इसलिए स्टेट में ही कोई स्पष्ट मंतव्य, स्टेट का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का, वो कुछ दिशा निर्देश जारी किए, इस मंशा से वापस की गई होगी। जहां तक आरक्षण का सवाल है, जी। तो मुझे लगता है संविधान, यदि रोटेशन का पालन नहीं किया जाता आरक्षण में, पंचायत और नगर निगम चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं किया जाता, तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। जो लेकिन पंचायती आपको नहीं राज लगता कि अधिनियम ये है, एक जो ऐसा मुद्दा था जब ये कोर्ट में गया या इसको लेके जो तमाम सारी बातें आ रही थी कि तभी चुनाव आयोग या राज्य सरकार इसको स्थिति स्पष्ट कर देती तो शायद ये मामला कोर्ट तक नहीं जाता और ये असमंजस की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि जो वोटर है उसके मन में भी असमंजस है, जो राजनीतिक दल है उनके सामने भी असमंजस है, जो चुनाव आयोग है उसके सामने असमंजस। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो उम्मीदवार है जिसने नामांकन दाखिल कर दिया या जो करने वाला है तीसरे चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए, उसके सामने भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने जो दोहरी नीति अपनाई है, मैं फिर बता रहा हूं कि आप जो है जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंचों पंचों के आरक्षण को 14 के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्षों को आप जो आरक्षण हो गया था 19 के अनुसार, सबको 19 के अनुसार कर दिया जाना था। लेकिन आपने संशोधन अध्यादेश लाके सिर्फ देखिए उसमें जिला तो फिर पंचायत के कई सारी अध्यक्षों का दिक्कतें आरक्षण थी ना, कर रहे हैं। परिसीमन एक मुद्दा था। दूसरा हमने देखा था कि पहले कांग्रेस सरकार की देखिए, तरफ ये कहा गया परिसीमन था को कि जो महापौर का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जो पार्षद चुनकर आएंगे वो करेंगे। फिर सरकार बीजेपी में भी लंबे समय चला कि उसी प्रणाली पर जाए, फिर सरकार की ओर से कहा गया कि नहीं प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। फिर उसी समय आया कि जो बड़े नगर निगम है, भोपाल की बात करें कि कोलार नगर निगम को अलग कर दिया जाए, भोपाल को बांट दिया जाए, इंदौर को बांट दिया जाए। तो ये जो राजनीतिक गणित अपने हिसाब से जमाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शायद पानी फेर दिया। हाँ, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। जो राज्य सरकार जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, जिस तरह से व्यवस्था राज्य सरकार ने रखी है, उसी व्यवस्था को राज्य निर्वाचन आयोग अपना रही है और उसी के अनुसार आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को खुद का एक मंतव्य जाहिर करना चाहिए, खुद की स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो मुझे लगता है जी। कि वो स्वतंत्र रूप से यदि एजेंसी के रूप में काम करे तो बहुत सारी चीजें आप न्यायालय में जाने के लायक नहीं होती। रही नहीं परिसीमन की बचेगी, बात, तो जी मुझे जी, लगता है न्यायालय में लोकसभा जाने और लायक नहीं विधानसभा बचेगी। के लेकिन एक और चीज़ है कि अगर इतने सबके बाद भी, तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जब हमने विवेक तनखा जी से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आर्डर अभी आया नहीं है पूरा, जो छोटी मोटी जो उसकी समरी है मोटी मोटी। अब शायद चुनाव आयोग भी इसी बात का इंतजार कर रहा होगा, राज्य सरकार भी, क्योंकि उनके पास भी महाधिवक्ता है कि आदेश विस्तृत आ जाए तब शायद चुनाव आयोग उसकी स्टडी करा के स्थिति स्पष्ट कर पाए कि आखिरकार जो चुनाव होना है उसका प्रारूप क्या होगा। क्योंकि यही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बाद में तय करेगी जब नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर तो तब कि आरक्षण की प्रक्रिया, रोटेशन और तमाम सारी चीज़ें। निश्चित तौर पर और इसमें कई सारे नेताओं का भविष्य हम देख रहे हैं, जैसे आरक्षण में कि भोपाल ओबीसी हो गया है या तमाम सारी सीटों पर हमने देखने को मिला है, तो कई सारे दावेदारों का भविष्य भी तय करेगा ये। निश्चित तौर पर यदि वो जनरल का कहा है तो जनरल पे कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आरक्षित है यदि तो उस पर सामान्य वाला नहीं लड़ सकता। तो जो कई नेताओं के मंसूबों पे और उम्मीदों पे पानी तो निश्चित तौर पे फिर ही जाएगा। वो कईयों के बाछे भी खिल गई होंगी, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है, जो सोच रहे थे कि अब हम नहीं लड़ पाएंगे, वो तो रिजर्व सीट है, तो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है कि हाँ अब हमको भी मौका मिल सकता है। तो ये तो दोनों तरफ होता है, किसी के लिए खुशी है तो किसी के लिए गम है। तो दूसरी तरफ जो बात आपने कही है कि आदेश की, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग स्थिति स्पष्ट तब करेगा तब वो कोई
बयान देगा या बात करेगा जब तक पूरा आदेश कोर्ट का नहीं जाएगा। बिल्कुल। कोर्ट के आदेश का अध्ययन होगा, सरकार भी अपने जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेगी और चुनाव आयोग भी उनसे राय लेगा। इसके बाद जो एक रास्ता होगा वो निकाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर चुनाव होंगे, लेकिन रास्ता क्या होगा ये पूरा आदेश आने के बाद कि जो आरक्षित सीटें हैं उनको जनरल में कन्वर्ट करने की जो एक सुझाव दिया है, कहा गया है कि उतने परसेंट नहीं हो, तो वो तमाम तरह के वो क्योंकि सारी देखिए चीजें एक और दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि अगर आप तारीख आगे बढ़ाते हैं तो फिर चुनाव के पहले वो हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि स्कूल मनोज जी की पूरी और प्रक्रिया बाकी को स्कूलों के कॉलेजों के इलेक्शन के वो माफ कीजिए परीक्षा पे भी परीक्षा दिक्कत भी आ आएगी। जाएंगी। तो मुझे लगता तो है उसमें कि भी हाँ संकट आएगा। ये सारी चीजें सोचकर ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया गया था। तो ज्यादा फेरबदल ना करके वो सिर्फ थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं जो 3 चरणों में घोषित हो गए और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कल तक आदेश उनके पास आ जाएगा, उनके पास समय है कि सोमवार तक वो उसका अध्ययन कर लेंगे। वैसे भी कल शनिवार है, यदि शनिवार रविवार को अध्ययन करके सोमवार को जो भी बदलाव करना होगा कि किस तरह से बदलाव करना है, तो जिन तिथियों जो घोषित की गई थी अभी नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है पहले चरण की, तो वो तिथियां थोड़ी आगे बढ़ाई जा सकती हैं कि नामांकन की तारीखें थोड़ी बढ़ा दी जाए। पूरे चुनाव की तारीखों का तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग उसको रद्द करेगा और नए सिरे से चुनाव का ऐलान करेगा। उससे बेहतर होगा कि वो जो तारीखें हैं, यदि उनको आरक्षण में कुछ प्रक्रिया में कोई चेंज करना है तो आप नामांकन का और मौका दे सकते हो कि आप ये तो एक अभी उसके चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि वो चुनाव ही उसको रद्द करना पड़े और नई तारीखों का ऐलान करें। ऐसे समय पे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं, ऐसे समय पे सुप्रीम कोर्ट की राय आई है कि जिसका पालन इन्हीं तारीखों के अंदर किया जा सकता है और चुनाव संपन्न कराया जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी चुनाव आयोग के पास और राज्य सरकार के पास वो समस्या नहीं है कि पूरे चुनाव रद्द कराए जाए। जो आप कह रहे हैं तो प्रक्रिया शायद यही हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस समय फैसला आया था उसी समय बीजेपी एक बैठक कर रही थी जिसमें वीडी और बाकायदा संचालन समितियां बनाई है, संचालन समिति उन्होंने बना दी और ये भी कहा है कि हम चाहते हैं अच्छे युवा उम्मीदवार आए, आप सभी के लोग आए और हमारे जो जुड़े लोग हैं वो अच्छे लोग चुनाव जीते। तो यानी उनको भी ये समझ में आ रहा है कि थोड़े बहुत संशोधन के बाद ये प्रक्रिया जारी रह सकती है। निश्चित तौर पर ये भाजपा को ही समझ में नहीं आ रहा है। ये चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग की गतिविधियां देख लीजिए, सरकार की गतिविधियां देख लीजिए, आपके जमीनी स्तर पर जो तबादले चुनाव आयोग ने कहा है वो किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग आगे क्या कर सकता है, प्रशिक्षण तक की तैयारी हो गई, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अफसरों की तैनाती की जा रही है। हम यदि विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस से भले ही उनका एक वर्ग कोर्ट गया हो, लेकिन चुनाव की तैयारी तो वो भी कर रहे हैं और बाकायदा उसकी रणनीति बना रहे हैं। इस बीच में जब कोर्ट में मामला चल रहा था, कमलनाथ ने बाकायदा बैठक ली है और चुनाव की रणनीति बनाई है, किस तरह पंचायत चुनाव में कांग्रेस मैदान में रहे। जी 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 एक बात मैं कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यदि आरक्षण की प्रणाली, आरक्षण नए सिरे से किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव में पूरा का पूरा चुनाव निरस्त होगा। नहीं, अभी तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण ही रद्द करने की बात कही। आरक्षण रद्द करने, आरक्षण है क्योंकि SC ST में उनको भी परेशानी नहीं है। पेच OBC आरक्षण भी फंसा था कि 14 से 27 कर दिया था आपने, और उसमें कोर्ट ने ही एक सलाह दी है कि क्यों ना आप उसको जनरल कर दीजिए, तो निश्चित तौर पर उतना ही फर्क पड़ेगा ना उसमें। तो मुझे लगता है कि मैं कह रहा हूं, जो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की फॉर्म भरा जा चुका है जी, 20 तारीख मुझे लगता है फॉर्म भरे जा चुके हैं जो OBC के लिए आरक्षित है उस पर। तो क्या अब सामान्य वर्ग जो वंचित रह गया उसमें भरने के लिए वो क्या चिल्ला चोट नहीं करेंगे, वो कोर्ट नहीं चले जाएंगे? इसलिए लगता है तो मुझे लगता है कि जैसे चुनाव आयोग तारीख बढ़ा सकता है ना, उस नामांकन की तारीख और आगे बढ़ा देगा उनके जहाँ भर्ती हो गए, तो उन नामांकन में जो सामान्य वर्ग के उनको भी मौका मिल जाएगा। जिन्होंने भरा है उनको तो मौका है ही, उनको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रह गए हैं सामान्य वर्ग के हैं वो भर सकते हैं। तो जो तारीखें बढ़ी हुई हैं उनके पास। एक और बात है क्योंकि अभी उसमें अंतिम तिथि निकली नहीं है, तो शायद बीच का एक मौका है, लेकिन समय हमारा निकलता जा रहा है और समय ये कह रहा है कि इस चर्चा को और आगे हम बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। अगली बार फिर इस पर मंथन करेंगे। तब तक के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कि पंचायत को लेकर जो उम्मीदें थी और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर कई सारे असमंजस है, कई सारे निर्देश हैं, कई सारी प्रक्रिया हैं, और ये इन सबको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक कि चुनाव आयोग अधिकृत रूप से अपनी ओर से इसके बारे में कुछ और जानकारी लोगों तक, उम्मीदवारों तक ना पहुंचाए। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।